27 जून 2016 सूरत, गुजरात। सूरत के एक बहुत बड़े कपड़ों के बिजनेसमैन दिशीत जरीवाला अपनी वाइफ वेल्सी जरीवाला और उनकी 1.5 साल की बच्ची के साथ अपने ससुराल डिनर पर गए थे। रात करीब 8:30 बजे वो लोग डिनर करके अपने घर के लिए निकलते हैं और 1 घंटे बाद तकरीबन 9:30 बजे सूरत के पॉश एरिया में पार्ले पॉइंट में अपने अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। घर पहुंचने के 15 मिनट बाद कुछ नकाबपोश लोग उनके घर में घुसते हैं और घर में घुसने के बाद पहले वो बेडरूम में दिशीत पर चाकू से वार करके उनको मौत के घाट उतार देते हैं और फिर वेल्सी जरीवाला और उनकी बेटी को बाथरूम में बंद करके 11:30 बजे दिशीत की होंडा जैज कार से फरार हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब घर में से लोगों की आवाज आना बंद हो जाती है तो वेल्सी बाथरूम में कांच की खिड़की को तोड़कर जोर जोर से मदद की गुहार लगाने लगती है। आवाज सुनकर जब पड़ोसी दिशीत के घर पहुंचते हैं तो सभी के होश उड़ जाते हैं। दिशीत अपने बेडरूम में लहूलुहान हालत में थे और देखकर पता लग रहा था कि वो अब जिंदा नहीं है। वेल्सी जब अपने पति को इस हाल में देखती है तो रो रो कर उसका भी बुरा हाल हो जाता है। पड़ोसी तुरंत पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी देते हैं। पुलिस जब ये पूरा मंजर देखती है तो वो भी हैरान हो जाती है, क्योंकि उस एरिया में आज से पहले कभी भी इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ था। पुलिस जब घर के अंदर जाती है तो पूरा घर तहस नहस हो रखा था। घर का सामान भी बिखरा हुआ था और बेडरूम में दिशीत जरीवाला खून में लथपथ पड़े थे। पुलिस को क्राइम सीन देखकर ये पता लग जाता है कि लूट के इरादे से आए अज्ञात लोगों ने पहले लूट की और फिर दिशीत का मर्डर कर दिया। लेकिन पहली नजर में पुलिस इतना समझ जाती है कि हो ना हो इस केस में जरूर किसी ऐसे शख्स का हाथ है जो कि जरीवाला फैमिली के काफी नजदीक है, क्योंकि शुरुआती जांच में पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है तो घर में किसी भी तरह की फोर्स एंट्री का कोई निशान मौजूद नहीं होता। ना ही किसी दरवाजे को नुकसान पहुंचाया गया था और ना ही कोई लॉक तोड़ा गया था। ऐसे फोर्सफुली नहीं आया, इतना तो पता ही है। फोर्सफुली आया तो दरवाजा को डैमेज किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिशीत जरीवाला क्योंकि गुजरात की बहुत बड़े बिजनेस फैमिली से थे तो पुलिस के ऊपर भी इस केस का काफी प्रेशर होता है और ये केस देखते ही देखते गुजरात का एक हाई प्रोफाइल केस बन जाता है। मीडिया में चारों तरफ इस केस की ही बातें चलना शुरू हो जाती हैं। पुलिस भी आसपास के लोगों से जानकारी जुटाने की कोशिश करती है, लेकिन सभी बताते हैं कि दिशीत और उसकी फैमिली बहुत ही सीधे साधे और अच्छे लोग हैं। इतना ऐसा लड़का था, इतना भोला भाला लड़का था, इतना भोला भाला लड़का था, क्योंकि वो मेरे पास बार बार आता था। पुलिस को इस केस में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिलती जिससे मुजरिमों को पकड़ा जा सके। दिशीत जरीवाला की वाइफ वेल्सी का रो रो कर बुरा हाल था। उस समय पुलिस उनसे भी कुछ बातचीत नहीं कर पाती। अगले दिन 29 जून को जब वेल्सी थोड़ी नॉर्मल हो जाती है तब पुलिस इस मामले की पूरी जानकारी लेने के लिए उनसे पूछताछ करती है और फिर वेल्सी 27 जून की उस रात का पूरा सच बताती है। वेल्सी बताती है कि वो अपने पति और बेटी के साथ अपने मायके डिनर करने गए थे। जब वो वहां से लौटकर अपने घर के लिए निकलते हैं तो घर पहुंचने के 10 मिनट बाद दिशीत पार्किंग की लाइट बंद करने के लिए नीचे चले जाते हैं। लेकिन 10-15 मिनट बाद भी जब दिशीत जरीवाला ऊपर नहीं आते तो वेल्सी दरवाजा खोलकर अपने पति को बुलाने जब सीढ़ियों से नीचे जा रही होती है तभी 3 नकाबपोश लोग, जिनमें से एक ने दिशीत के गले पर चाकू लगा रखा होता है, और वो सीढ़ियों से ऊपर की ओर आते हैं और वेल्सी के गले की सोने की चेन, अंगूठी और ज्वेलरी जो उसने पहन रखी थी उससे छीन लेते हैं। घर में जो लॉकर होता है अपराधी उसे भी तोड़कर कीमती सामान को भी चुराने लगते हैं। इसी बीच दिशीत की उन लुटेरों से हाथापाई भी हो जाती है और इसी दौरान उनकी बेटी जोर जोर से रोने लगती है। ये सब देखकर उनमें से एक आदमी वेल्सी और उनकी बेटी को बाथरूम में बंद करके चले जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में वेल्सी को कुछ भी नहीं पता होता। फिर वो बताती है कि जब घर से आवाजें आना बंद हुई तो उसे लगा कि शायद चोर अब जा चुके हैं और फिर वो मदद मांगने के लिए पड़ोसियों को आवाज देती है और उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने होता है। पुलिस वेल्सी का बयान दर्ज करके अपनी इन्वेस्टिगेशन पर काम करना शुरू कर देती है और इन्वेस्टिगेशन के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस कुछ ऐसी बातों पर गौर करती है जिससे इस केस में एक ऐसे इंसान का नाम सबके सामने आता है जिसकी उम्मीद शायद सूरत पुलिस को भी नहीं थी। पुलिस जब वेल्सी के दिए बयान के आधार पर अपनी जांच शुरू करती है
तो ऐसी काफी सारी बातें सामने आती हैं जिससे पुलिस के शक की सुई वेल्सी के ऊपर ही इशारा कर रही होती है। पुलिस को सबसे पहला शक जिस बात पर होता है वो ये कि दिशीत जरीवाला अपनी पूरी फैमिली के साथ, जिसमें उनके माता पिता, उनका भाई, यहाँ रहा करते थे। लेकिन 2-3 दिन पहले ही दिशीत की पूरी फैमिली मॉरिशस घूमने के लिए चले जाते हैं और घर पर इस समय सिर्फ दिशीत, वेल्सी और उनकी 1.5 साल की बेटी ही होती है। पुलिस का शक इस बात पर जाता है कि उन कातिलों को इन सब की जानकारी आखिर कैसे थी। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि इस मामले में घर के ही किसी फैमिली मेंबर का हाथ है। घर में क्योंकि सिर्फ 3 ही लोग मौजूद थे, जिसमें से एक दुनिया में नहीं है और एक जो कि छोटी बच्ची है। दूसरा शक पुलिस को इस बात पर जाता है कि अक्सर लूटपाट के मामलों में अपराधी ये कोशिश करते हैं कि वो अपने पीछे किसी भी तरह का कोई सबूत ना छोड़े। तो फिर आखिरकार एक मर्डर करने के बावजूद वेल्सी को बिना नुकसान पहुंचाए आखिर अपराधी कैसे वहां से चले गए? क्योंकि इस केस में वेल्सी ही सबसे बड़ा सबूत थी जो पुलिस को उन लुटेरों के बारे में जानकारी दे सकती। तो आखिरकार अपराधियों ने इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाया? पुलिस को इस केस में एक बात और खटकती है कि वेल्सी ने बताया था कि जब वो दिशीत को बुलाने के लिए नीचे जा रही होती है तभी अपराधी सीढ़ियों से ऊपर आ रहे होते हैं। अगर उन अपराधियों को दिशीत को मारना ही था तो वो उसे नीचे पार्किंग में या हॉल में भी मार सकते थे। और एक बार के लिए अगर ये मान भी लिया जाए कि अपराधी सिर्फ दिशीत को मारना चाहते थे तो ऊपर जाकर वो रिस्क क्यों लेंगे? क्योंकि ये भी हो सकता है कि ऊपर और भी कई लोग हों, लेकिन अपराधियों को घर के अंदर की सारी जानकारी पहले से ही पता थी, जिसका मतलब था कि घर के अंदर का ही कोई शख्स इस अपराध में मिला हुआ है। वेल्सी ने यह भी बताया था कि दिशीत की उन लुटेरों से हाथापाई भी होती है। लेकिन पुलिस जब बॉडी की जांच करती है उन्हें पता लगता है कि दिशीत स्पेक्स लगाता था। अगर दिशीत की झड़प उन अपराधियों से हुई होती तो इस बात का काफी चांस था कि दिशीत के स्पेक्स अपनी जगह से हिले होंगे। लेकिन जब पुलिस बॉडी को देखती है तो दिशीत का चश्मा बिल्कुल ठीक पोजीशन में था, जिस तरह से कोई एक आम इंसान पहनता है। इस पूरे केस को लूटपाट की तरह ही दिखाया गया था और वेल्सी ने बताया था कि उन लुटेरों में से एक ने वेल्सी की गोल्ड की चेन, उनकी गोल्ड की रिंग और ज्वेलरी चुराई थी। पुलिस जब घर की पूरी तलाशी लेती है तो पुलिस को पता चलता है कि घर का लॉकर भले ही तोड़ा गया था लेकिन उसमें से कोई भी सामान इधर उधर नहीं था। और अगर अपराधी सही में लूटपाट के इरादे से आए थे तो क्यों सिर्फ वेल्सी से ही लूट की गई? क्योंकि दिशीत के गले में भी गोल्ड की चेन, हाथ में सोने की अंगूठी और उनका पर्स भी उनकी जेब में ही था। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि चोरों ने जिसको मारा उसको बिना लूटे ही वो लोग वहां से चले गए? पुलिस जब घर की अच्छे से तलाशी लेती है तो उनको एक बात और पता चलती है, वो ये कि वेल्सी ने उन्हें बताया था कि दिशीत पार्किंग की लाइट बंद करने के लिए नीचे जाते हैं। लेकिन पुलिस को जांच करने पर यह पता लगता है नीचे पार्किंग की लाइट का स्विच ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर भी मौजूद था। तो आखिर क्यों दिशीत नीचे जाकर लाइट बंद करने गए थे? पुलिस जब इस पूरे केस की जांच कर रही होती है, जब उनके सामने ये सारी बात आती है तो उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात उनको पता लगती है, जिसके बाद पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि हो ना हो वेल्सी ही इस केस की मास्टरमाइंड है। क्योंकि वेल्सी ने बताया था कि अपराधियों की संख्या 3 थी, जिसमें से एक ने दिशीत के गले पर चाकू लगा रखा था। लेकिन जब पुलिस पास ही की बिल्डिंग के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चेक करती है तो उसमें साफ नजर आ रहा था कि अपराधी 3 नहीं बल्कि 2 लोग थे। जब इतनी सारी बातें पुलिस के सामने होती हैं तो ये सबूत काफी थे जिसके आधार पर वेल्सी से पूछताछ की जा सके। और फिर पुलिस वेल्सी को थाने में ले जाकर पूछताछ करती है। शुरू में वेल्सी इस केस में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर देती है, लेकिन जब पुलिस अपने अंदाज में उससे पूछताछ करती है और सारे सवाल वेल्सी से पूछे जाते हैं तो वेल्सी भी टूट जाती है और फिर वो पूरा सच पुलिस को बताती है। वेल्सी शादी के पहले अपने लवर सुकेतु उर्फ सन्नी मोदी से प्यार करती थी। दोनों को एक दूसरे से काफी प्यार होता है, लेकिन इनके प्यार को घर वालों की मंजूरी नहीं थी और वेल्सी के घर वाले उसकी शादी दिशीत जरीवाला से करवा देते हैं। कुछ समय बाद सुकेतु की भी शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद भी दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी कम नहीं होता। ये दोनों अक्सर शादियों में या किसी फैमिली फंक्शन में मिला करते थे। दोनों ही अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जब धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां एक बार फिर से बढ़ना शुरू होती है तो ये दोनों फैसला करते हैं कि क्यों ना दिशीत को ही रास्ते से हटा दिया जाए। और फिर वेल्सी और सुकेतु
ये पूरा प्लान बनाते हैं। 27 जून से पहले भी सुकेतु ने दिशीत के घर की रेकी की थी, लेकिन दिशीत के घर कोई ना कोई फैमिली मेंबर जरूर होता था, जिस वजह से इनका प्लान कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन इस बार जब दिशीत के पेरेंट्स मॉरिशस घूमने के लिए निकलते हैं तो वेल्सी ये खबर अपने लवर सुकेतु को बताती है और फिर अपने प्लान को कामयाब करने के लिए 27 जून का दिन चुना जाता है। 27 जून को दिशीत वेल्सी के साथ डिनर करने अपने ससुराल जाता है और ये दोनों रात को 9:30 बजे अपने घर पर पहुंचते हैं और पीछे पीछे 15 मिनट बाद ही सुकेतु और उसका ड्राइवर धीरेन्द्र चौहान अपार्टमेंट में जा घुसते हैं। और वो वेल्सी ही थी जिसने घर के दरवाजे को पहले से ही खोल कर रखा था ताकि सुकेतु और उसका साथी घर में आसानी से घुस सके। और फिर सुकेतु और उसका साथी बेडरूम में जा पहुंचते हैं और दिशीत जरीवाला को चाकू गोद गोद कर मार देते हैं। जब ये सारा घटनाक्रम वहां पर हो रहा था तब वेल्सी वहीं खड़ी होकर ये सब देख रही थी और वो अपनी आंखों से ये पूरा मंजर होते हुए देख रही होती है। यहाँ तक कि वो सुकेतु से ये भी पूछती है कि एक बार सही से देख लो कि दिशीत मर चुका है या फिर नहीं। जब इन लोगों को यकीन हो जाता है कि दिशीत मर चुका है, उसके बाद वेल्सी खुद के गहने सुकेतु को देकर खुद को बाथरूम में बंद करवा लेती है और उनके जाने के बाद पड़ोसियों को बुलाती है, जिसके बाद ये सारा मामला सबके सामने आता है। पुलिस वेल्सी से ये भी पूछती है कि अगर तुमको दिशीत के साथ नहीं रहना था तो उससे डिवोर्स लेकर के भी तुम अलग हो सकती थी, लेकिन उसका कत्ल करने की तुम्हें क्या जरूरत है। तो वेल्सी बताती है कि डिवोर्स लेने से समाज में उसका ही नाम खराब होता और उसे काफी परेशानियां उठानी पड़ती और दिशीत की प्रॉपर्टी में से उसको 1 रुपया भी नहीं मिलता, इसलिए दिशीत को मारना ही इन लोगों को सही लगता है। वेल्सी के कबूलनामे के बाद पुलिस सुकेतु और उसके ड्राइवर धीरेन्द्र को गिरफ्तार करती है और इन तीनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करती है और फिर इन पर हत्या और लूटपाट का मुकदमा चलता है। हर कोई इस बात से हैरान था कि जो औरत कल तक सबके सामने अपने पति के मरने पर फूट फूट कर रो रही थी, दरअसल वही इस पूरे केस की मास्टरमाइंड थी। कोर्ट में ये पूरा केस चलता है और 3 साल जेल में रहने के बाद दिसंबर 2019 को सबूतों के अभाव के चलते कोर्ट इन तीनों अपराधियों को बाइज्जत बरी कर देती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली ही किसी ऐसी कहानी के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। टिल देन, गुड बाय।